डियर स्टूडेंट्स, कैसे हों? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अपने 10th क्लास की जो फर्स्ट पोएम है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब होता है बर्फ़ की धूल। और डस्ट ऑफ स्नो जो कविता है, इसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट कवि ने लिखा। इसमें कवि ने अपने जो मायूसी बेचैनी है वो एक इस कविता के ज़रिए, इस कविता के माध्यम से उल्लेख किया है अपनी मनोवर्ती का, अपनी मनोस्थिति का, जिस स्थिति में वो होता है। तो लेट अस स्टार्ट दिस पोइम। द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड व्यूड। सबसे पहले मैं एक एक मीनिंग बता रहा हूँ आपको। द वे होता है तरीका, क्रो मीन्स होता है कौवा, सुक डाउन होता है हिलाकर गिरा देना, ऑन में होता है मुझ पर, डस्ट ऑफ स्नो होता है बर्फ़ की धूल, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री एक दतूरी के वृक्ष से। हेमलॉक ट्री का मतलब होता है सफ़ेद फूलों वाला जो एक दतूरी का वृक्ष होता है जिसको जानवर भी नहीं खाते, बहुत कड़वा होता है। हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। ए चेंज ऑफ मूड होता है मन की, जो मेरे हृदय की, मेरे मन की जो मनोवर्ती है उसको बदल देता है। कहने का मतलब मेरे मन में बदलाव आ जाता है। एंड सेव्ड बचा लिया, सम पार्ट होता है कुछ हिस्सा, कुछ भाग, ऑफ ए डे दिन का, वक्त का जो कुछ हिस्सा है वो बचा लिया। आई हैड रूड होता है जो मैं पछतावा अफसोस में मैं गवा रहा था, पछतावा अफसोस में वो उसको मैं ज़ाया कर रहा था, वो दिन का कुछ हिस्सा है बचा लिया। कहने का मतलब इस कविता में कवि का कहने का अभिप्राय क्या है कि एक धतूरी के वृक्ष से कुछ बर्फ़ की धूल गिरी और जो एक कवि ने गिराई। कहने का मतलब एक यहाँ पर जो हेमलॉक ट्री है ना, वो किस चीज़ का प्रतीक माना गया कवि ने? यहाँ पर उदास मन का। और जो कौवा है वो अपशकुन माना गया है, अपशकुन। ठीक है, कौवे को अपशकुन माना जाता है। तो कहने का मतलब कवि के मन के ऊपर उदासी भरे, बेचैनी भरे विचार छाए हुए थे। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने बताया कि जिस तरीके से जो बर्फ़ की धूल उस धतूरे के वृक्ष के ऊपर गिरी हुई थी, मैं पहले इसको एक्सप्लेन बता रहा हूँ कि द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री। धतूरे के वृक्ष के ऊपर गिरी हुई जो बर्फ़ की धूल है वो हिलाकर कवि ने मेरे ऊपर गिरा दी। हैज़ गिवन माई हार्ट, और मेरे मन में, मेरे हृदय में अचानक क्या आ गया? बदलाव आया मेरे हृदय में, मेरे मन में। कहने का मतलब मेरे मनोदशा, मेरे मन की जो दशा है, मेरे मन की जो स्थिति है उसमें अचानक बदलाव आ जाता है। एंड सेव्ड सम पार्ट, और कुछ हिस्सा बच जाता है। कहने का मतलब कुछ वक्त मेरा दिन का बेकार में, पछतावे, अफसोस में जाने से बच जाता है। तो कवि का मतलब यहाँ पर कहने का है कि हेमलॉक ट्री है ना, वो किस चीज़ का स्टैंड्स फॉर है, प्रतीक है यहाँ पर उदास मन का, एक सैड हार्ट का, कहना एक उदासी भरे मन का। और उस मन के ऊपर है ना कुछ बेचैनी, उदासी भरे विचार छाए हुए हैं। ठीक है, सेटल्ड हैं किसके ऊपर? कवि के मन के ऊपर। तो हेमलॉक ट्री आपको पता चल गया किस चीज़ का प्रतीक है, एक एक नंबर में आ जाता है। तो हेमलॉक ट्री है ना, वो स्टैंड्स फॉर सैड हार्ट। ठीक है, और जो कौवा है ना वो किस चीज़ का है? क्रो स्टैंड्स फॉर, अगर पूछ लिया जाए कि एक नंबर में आगे आने वाले टाइम में, तो कौवा है ना वो किस चीज़ का प्रतीक है इस कविता में? स्टैंड्स फॉर सैड, अपने जो थॉट्स हैं, विचार हैं उनको। तो यहाँ पर आप कहेंगे ए क्रो स्टैंड्स फॉर सैड थॉट्स। ठीक है, विच आप लिख सकते हैं भी। इस कविता में जो कवि है वो एक बेचैनी की हालत में होता है और उसके मन में उदासी छाई हुई है, लेकिन जो बर्फ़ की धूल के जो कवि ने धतूरे के वृक्ष पर गिरी हुई बर्फ़ की धूल उस पर गिराता है तो उसकी कवि की मनोदशा बदल जाती है। तो इसमें बेटा 2 ही क्वेश्चन बनते हैं लगभग, आपके 9 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर दिए हुए, लेकिन आपकी जो हेल्प बुक उसमें लेकिन 2 ही क्वेश्चन हैं, पूरी पोइम को कवर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, वेयर वाज द क्रो सिटिंग, कौवा कहाँ बैठा था? वेयर वाज द क्रो सिटिंग, व्हाट डिड इट से ऑन द पोइट, इसने कवि के ऊपर क्या गिराया? कौवा कहाँ बैठा था। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, वेयर वाज द क्रो सिटिंग, कौवा कहाँ बैठा था, और व्हाट डिड इट से ऑन द पोइट, इसने कवि के ऊपर क्या गिराया। तो आपको याद रखना आंसर, इसका लिख भी दे सकते हैं आप। द क्रो वाज सिटिंग ऑन ए हेमलॉक ट्री, सिंपल वे में बता रहा हूँ आपको। द क्रो वाज सिटिंग ऑन ए हेमलॉक ट्री, कौवा है वो एक दतूरे के वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ था।
द पोइट वॉज स्टैंडिंग अंडर द सेम ट्री, और कवि इसी वृक्ष के नीचे खड़ा था। इट सुक डाउन सम डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोट, और इसने कवि के ऊपर कुछ बर्फ़ की धूल गिरा दी। बस इतना ही बताना आपको। लेकिन दूसरा जो क्वेश्चन है वो आपके जो नीचे दिया भी गया है, इसमें देखिए आपका जो दूसरा बनता है, इसमें दो ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपके परीक्षा में हमेशा आते हैं। व्हाट इज ए डस्ट ऑफ स्नो, व्हाट डज द पोइट से हैज चेंज हिज मूड, कि डस्ट ऑफ स्नो क्या है और व्हाट डज द पोइट से हैज चेंज हिज मूड, और क्या चीज़ है जो कवि कहता है उस बारे में कि उस चीज़ ने उसके मन में बदलाव ला दिया। कहने का मतलब कवि की मनोदशा है ना वो बदल दी है या उसमें परिवर्तन ला दिया, क्या चीज़ है वो। तो आपको पहले वाला क्वेश्चन याद रखना है। कैसे याद रखेंगे, कैसे लिखेंगे, अगर जिस टेंस में पूछा है उसी टेंस में जवाब देना है आपको। इसमें टेंस आपको पता है प्रेजेंट में पूछा, तो आप कैसे लिखेंगे इसमें। द क्रो इज सिटिंग ऑन ए हेमलॉक ट्री, इट सीक्स डाउन सम डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोइट। द poet is standing under the same tree. After falling dust of snow, the poet's mood has changed. बस इतना ही आपको याद रखना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप इसको अच्छे से लिख भी सकते हैं सुन करके। The crow is sitting on a hemlock tree. The poet is standing under the same tree. It shakes down some dust of snow on the poet. After falling the dust of snow, the poet's mood, अपोस्ट्रोफ्स लगाएंगे ऐसे लगा करके, द पोइट्स मूड हैज़ चेंज्ड। बस इतना ही याद रखना है। बहुत ही बढ़िया कविता थी, आप अच्छे इसको पॉज करके दोबारा देख सकते हैं। ठीक है।